नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली और आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं जो इस कहावत को चरितार्थ करती हैं, नारी हूँ तो लड़ सकती हूँ। जी हाँ, अब मैं बात कर रहा हूँ कोटपुतली एडवोकेट प्रभा अग्रवाल की, जिन्होंने समय-समय पर अपने मुद्दे उठाकर और सामाजिक सरोकार को आगे रखते हुए कोटपुतली के जो मुद्दे हैं वो उठाए हैं। तो हम बात करते हैं प्रभा जी से। प्रभा जी, स्वागत है आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव लड़ रही हैं सदस्य पद के लिए, उसमें आपका क्या एजेंडा रहेगा और आप किस तरह से प्रेरित हुए कि आप ये चुनाव लड़ने के लिए अपने आप को आगे लेके आए? जी, इस समय हमारे बार काउंसिल के चुनाव चल रहे हैं, जिसमें हमारे पूरे राजस्थान से 23 कैंडिडेट चुने जाएँगे। अब की बार पहली बार हम महिलाओं को इसमें प्रतिनिधित्व मिला है 30%, इसलिए 5 सीटों पे हमारे इलेक्शन है और 2 सीटें हमारी मनोनीत होके भरी जाएँगी। जब ये 5 सीटें आई तो हमारी यहाँ की बार जो कि मेरा मेरा घर ही है, मेरा शहर है, यहाँ के लोग जानते थे कि मैं हमेशा ही मुद्दे उठाती रही हूँ, समस्याओं को समाधान तक पहुँचाती रही हूँ, चाहे पीआईएल के माध्यम से हो, चाहे ज्ञापनों के माध्यम से, चाहे पत्रों के माध्यम से, चाहे स्वयं मिल के। तो सबने कहा कि मैडम इस बार आरक्षण है, 5 सीटें हैं, आपको आना चाहिए आगे कि आप वकील के हितों में भी बहुत सी समस्या जिनको उठा सकें। उससे मेरे को भी लगा कि ये मैं शायद कुछ कर पाऊँ क्योंकि मैं 24 साल से लगातार वकालत में हूँ और रियल में हम लोग बहुत संघर्षों के बीच यहाँ वकालत कर रहे हैं। ना हमारे लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, ना हमारे पास बैठने की जगह है, ना पीने का पानी है और ना ही हमारे है मेरा एक इसमें मैंने संघर्ष ही देखा है लाइफ के अंदर कि जब हम वकालत में आए तो हम महिलाओं के लिए जो वातावरण होना चाहिए उसकी भी कमी रही। ना हमारे पास बैठने की जगह इस तरह से मैंने जब ये देखा ना हमारे यहाँ शौचालय की हमें ज़रूरत पड़े हम अपने घर ही आते हैं कहने का मतलब। और ये समस्याएँ जब मैं इस इलेक्शन में उतरी तो मैंने देखा कि राजस्थान में मैं जहाँ-जहाँ गई हूँ सब जगह ये की ये समस्याएँ हैं। तो इनके समाधान तक पहुँचा सकूँ, कुछ कर सकूँ, इस जज़्बे को लेके मैं ये चुनाव लड़ रही हूँ। कोटपुतली हाल ही में जिला बना है और कोटपुतली जिले की बात ना कर कर अगर आसपास के एरिया की करें तो आप अकेली एक महिला शक्ति हैं जो इस चुनाव में लड़ रही हैं। तो हाँ, उसको आप किस तरह से चैलेंज मानते हैं? मैं तो जैसे आस-पास के सच में हमारी कोटपुतली बार के अलावा भी आस-पास के बारों में और कोई कैंडिडेट नहीं है, जो लोकल में प्रैक्टिस करता हो। तो मैं ये मानती हूँ कि ये मेरे लिए अच्छी अपॉर्च्युनिटी भी मैं मानती हूँ और साथ ही हमारे अधिवक्ता बंधु भी इस बात को लेके कहते हैं कि ये अपॉर्च्युनिटी है कि मैडम को लाया जाए और लाएँगे तो निसंदेह मैडम के संघर्ष को देखते हुए हमें उम्मीद है कि मैडम काम करेंगी। जैसा कि कुछ मुद्दे हर डिपार्टमेंट में होते हैं, तो आपको ऐसे कौन-सा सबसे प्रमुख मुद्दा रहेगा, जो आप अगर इसमें सदस्य चुने जाते हैं और आपको बहुमत मिलता है, तो वो सबसे पहले आप रखेंगे? जो सबसे पहला है, मैं तो यहाँ से शुरू करती हूँ कि एक वकील जब डिग्री लेता है, बड़े जोश के साथ वो कोर्ट में एंटर करता है जी। और अपने उज्जवल भविष्य की कामना करता है। लेकिन जब वो जाता है और वहाँ का संघर्ष देखता है कि नए वकील को कोई केस नहीं देता है, उसको 2-4 साल सीखना पड़ता है, उसके बाद केस में तो वो जो 2-4 साल का जो संघर्ष होता है, वो उसके हतोत्साहित कर देता है। उसका मनोबल तोड़ देता है, कई तो छोड़ के भी इस फील्ड को चले जाते हैं। तो सबसे पहले मैं युवा वकीलों के लिए चाहूँगी कि एक ऐसा स्टाइपेंड उनको 5-7 हज़ार कम से कम हो कि जो मिले कि कम से कम वो संघर्ष के दिनों में वो संघर्ष अपना झेल सके। मैडम जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी वैकेंसियाँ निकलती हैं, जो पुलिस के लिए भी वैकेंसी निकलती है, आर्मी के लिए निकलती है, हर चीज़ के लिए वैकेंसी निकलती है और युवा सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा भग रहा है। अपना एक प्रोफ़ेशन आता है वकीलों का, डॉक्टरों का, लेकिन इस सेक्टर की तरफ युवाओं का जोश अब कम होने लगा है। उसके क्या वजह है और आप उसके लिए क्या नया करेंगे? यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वकालत एक ऐसा पेशा है जिसमें मान-सम्मान होने को तो सब कुछ है, लेकिन इसके अंदर सक्सेस होने के लिए जो जितना एक लॉन्ग पीरियड लगता है, उससे हम लोग घबरा जाते हैं। क्योंकि ना तो परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं, ना इसमें हम लोगों को कोई सपोर्ट मिलती है। जूनियर्स आता है, उनको सीखने को नहीं मिलता, इनकम शुरू में नहीं होती, किसी तरह का गवर्नमेंट से हमें कोई रिलीफ नहीं है, हमारी खुद की संस्था उससे कोई रिलीफ नहीं है। कि हम लोगों को इसके अंदर लाइब्रेरी चाहिए, किताबें चाहिए, इन सब के लिए बड़ा पैसा चाहिए जो हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता है। तो वो इस तरह के तो मैं जो आई हूँ तो जो मैं उन चीज़ों को देख रही हूँ कि एक वकील को संघर्ष के दौरान जो रिलीफ चाहिए, जो हम लोग निस्संदेह दे सकते हैं, जैसे कि उसको स्टाइपेंड देके थोड़ा-सा हम इकोनॉमिक लाभ दे रहे हैं। हम लोग ई-लाइब्रेरी से जोड़ के हम लोग उसको किताबें अवेलेबल करा सकते हैं कि जो खरीद नहीं सकता, लेकिन अगर वो डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़ जाएगा तो वो किताबें उसको यहाँ पे इसको इंटरनेट पे मिल जाएँगी और वो फ्री मिलनी चाहिए। वो तो ये सुविधा बाद में हमारे जैसे थोड़ा-सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो लगता है कि हमें एक ऐसी प्रॉपर जगह बैठने को मिले जो भी ग्रामीण क्षेत्रों की हाई कोर्ट्स वगैरह में तो सुविधाएँ हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की जो अदालतें हैं उनमें बैठने की भी हम लोग टीनों के नीचे आपने भी कोटपुतली की अदालतें देखी हैं, कहने को तो जिला न्यायालय लेकिन हम टीनों के नीचे बैठते हैं। अब इस गर्मी में जब हम बैठेंगे मई-जून के अंदर तो हमें भी पता है कि हम किस तरह बैठ पा रहे हैं।
पीने का पानी नहीं है, घर से बोतलें भर के ले जाती नहीं, हमारी वकालत के नामे के पैसे से, शौचालय नहीं है, जरूरत पड़े तो महिलाएं इधर उधर भटकती रहती हैं, करती रहती हैं, रोड्स नहीं है, चैम्बर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये सब संघर्ष ही है कि इसके बीच में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। सीनियर्स की बात करते हैं कि चलो फिर ठीक है, एक उम्र आ गई, हम सीनियर हो गए, रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो आगे में कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई इतनी पूंजी हमें नहीं मिल रही है कि हम अपना बाकी का जीवन अच्छे से निकाल सके, कोई हमें पेंशन मिल रही हो कि हम सम्मानजनक जिंदगी जी सके। टोल सुविधाएं हैं, जैसे महिलाएं हैं, आपको भी पता है कि हर फील्ड में महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। आज जो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी की एक महिला शादी होके आती है, तो फिर बच्चे भी उसको वो एक टाइम पीरियड है कि करियर टाइम भी है, उसके बच्चे भी हो रहे हैं, उसको परिवार भी उसको संभालना। आज बहुत सी हमारी महिला बहनें इसलिए वकालत में आती हैं, लेकिन बाद में बीच में रुक जाती हैं कि चलो बच्चे हो गए, बच्चों को किसके सहारे छोड़े। तो क्रैच वगैरह की सुविधाएं हैं। दूसरा, एक महिलाओं के लिए सम्मानजनक ऐसा वातावरण हो वहाँ पे कि वो अपने आप को वहाँ रिलीफ फील कर सके। ग्रामीण क्षेत्रों में ये इन चीजों का भी अभी सामना करना पड़ा, तो मैं एक सुरक्षित वातावरण देना चाहती हूँ कि जहाँ महिलाएं निडर होकर अपना काम कर सकें, उनको क्रैच वगैरह की सुविधा मिले कि वो अपने बच्चों के साथ भी वहाँ क्रैच में बच्चे को छोड़ के अपनी जो लाइफ है जिसमें वो इस जर्नी में आई है कि मैं इस फील्ड में कुछ करूंगी, उसको बीच में ना छोड़ना पड़े। इन सब चीजों को लेके बहुत से मुद्दे में मेरे माइंड में है कि मैं इन चीजों में आई हूँ। इसके लिए मैं मेरे बार काउंसिल से कोशिश करूंगी, सरकार से कोशिश करूंगी, अगर किसी मुद्दे पे मुझे पीआईएल की जरूरत है तो मैं वहां भी जाऊंगी। पर समस्याओं को समाधान तक पहुंचाने का जो मुझे एक नेचर कह लीजिए, मैं बहुत 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 जज्बे के साथ इसमें आ रही हूँ। मेरा बहुत मन है कि मैं इसमें कुछ करूँ। मैडम, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नारी वंदन के नाम से 33% आरक्षण लिया है, जिसे लोकसभा में भी दिया है। आप भी एक नारी हैं और अभी इन चुनाव में उतरे हैं, जब 5% आपका आरक्षण है, 5 सीट आपको मिल रही हैं, तो आप किस तरह से चैलेंज लेते हैं कि इतने बड़े ओहदे के ऊपर, इतने बड़े आप बार काउंसलिंग के ऊपर आप नारी होकर और अपने जिले से अकेली हो, तो आपको कैसा फील हो रहा है? हाँ, ठीक है, वहां जाएंगे तो करेंगे काम। बिल्कुल सही बात है कि औरतों के लिए थोड़ा सा संघर्ष होता है इन सब चीजों के अंदर, कि वहां हम जाएंगे तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जो वहां पे 23 मेंबर्स हैं वो बहुत चुन चुन के आए हुए होंगे, उनके बीच में रह के काम करना। लेकिन मैं, ये कॉन्फिडेंस तो मेरे अंदर है, मुझे नहीं लगता, मेरे को लगता है मैं अवश्य कर लूंगी वो काम। जहां तक 33% आरक्षण का, हम महिलाओं का आरक्षण का लाभ जब ही मिलेगा जब वहां पे इस तरह की महिलाएं जाएंगी कि जो बैकफुट से किसी के सपोर्ट के बिना, वरना तो ज्यादातर महिलाएं इस हमारे इलेक्शन में भी बहुत सा ऐसा शायद है कि फादर सपोर्ट कर रहे हैं, हस्बैंड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब वो महिला खुद के विवेक से खुद के आधार पे काम करे। ऐसी महिलाएं जब तक इस 33% आरक्षण में नहीं आएंगी, उस आरक्षण का मैं नहीं समझती कोई महत्व है। मैडम, कोर्ट के अंदर इतने जो मामले हैं वो लंबित पड़े रहते हैं, उनको किस तरह से सॉर्ट आउट करने का आगे प्लान रहेगा? वो इसके, ये चीजें ठीक है, क्योंकि अब जैसे जैसे है जागरूकता, ये तो केस भी बढ़ गए, समय समय पे इसके लिए प्रयास किया जाता है कि भाई लोक अदालत की भावना से कैसे भी इनको निपटाया जाए। थोड़ा एडजॉर्नमेंट वगैरह का है कि हम ज्यादा 2-3 बार से ज्यादा मत दीजिए, कहने का मतलब कि जब तक बार और बेंच दोनों में, वहां बैठे हुए अधिकारियों में और काम करने वाले वकीलों दोनों के अंदर ये भावना नहीं आएगी कि हम इस मुद्दे को निपटाएंगे, जब तक इसकी मंजिल पाना मुश्किल। तो आपने प्रभा अग्रवाल जी को सुना, जो बार काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान के चुनाव में सदस्य पद के लिए अपने उम्मीदवार रख रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इनको बहुमत मिले और ये वहाँ पे सदस्य बनकर जाएं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां हर साल शानदार परिणाम, राज्य स्तरीय मेरिट और अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन आपके बच्चों के सपनों को देता है नई उड़ान और उज्जवल भविष्य की गारंटी। मेरा नाम निशु सैनी है। मैं ओम नशा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरी 10वीं में 98% बनी थी। मैं इसका श्रेय अपने स्कूल को देती हूँ। इसमें टीचर का पूरा सहयोग है। मैंने जब भी सवाल पूछे, इन्होंने सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया। मैं इसका श्रेय अपने परिजनों, विद्यालय और मित्रगण को देती हूँ। मैं रामस्वरूप सैनी, ओम नमः शिवाय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डाबला रोड, काशीपुरम, निदेशक। मैंने 1 मई 2001 को ये विद्यालय की स्थापना एक छोटे से भवन में शुरू की थी। उसके पश्चात अथक मेहनत और डिसिप्लिन और हमारे शिक्षकों का अच्छी मेहनत के बल पर मैंने इसको पहले माध्यमिक फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में इसको क्रमोन्नत किया। लगभग 30 विद्यार्थियों का नवोदय में सिलेक्शन करवाया और हमारे विद्यालय में वाणिज्य संकाय, कला संकाय और साइंस संकाय, तीनों संकाय संचालित हैं। इसके अलावा साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की हमारे पास लैब भी हैं। उनमें बच्चों को प्रैक्टिकल भी नियमित रूप से करवाया जाता है और पिछले 5 सालों से हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है
यानी कि 99% भी हमने 10th क्लास में रिजल्ट दिया है और साइंस में भी 98% के लगभग प्रतिवर्ष बच्चों का परसेंटेज हमारी बन जाती है। और इसके अलावा भी हमने खेल कूद में भी काफ़ी हम बच्चों से गतिविधियां करवाते हैं, जैसे खो खो, कबड्डी, रेसिंग और अन्य छोटे खेल भी करवाते हैं। इसके अलावा हम साइंस एग्जीबिशन भी चलाते हैं और इसके अलावा अन्य गतिविधियां बीच बीच में हम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संचालित करते हैं, मनाते हैं।